सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइज आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसी के साथ हम अपनी क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यानी इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो आइए हम सबसे पहले परिमेय संख्या समझते हैं किसे कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पाई। पाई तो है अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर दिया हुआ है √7। यानी परिमेय संख्या रूट के अंदर कभी नहीं आता है, जो रूट के अंदर आता है वह हो जाता है अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर दिया हुआ है सी में दिया हुआ है 2 + √3, यानी इसमें भी रूट है तो यह भी हो गया अपरिमेय संख्या। यानी पाई भी अपरिमेय संख्या, √7 भी अपरिमेय संख्या और 2 + √3 भी अपरिमेय संख्या। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। यहाँ पर है √25, तो इसको भी आप लोग कहिएगा अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें रूट है। लेकिन नहीं, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह है परिमेय संख्या। क्योंकि हमें मालूम है कि 25 का वर्गमूल कितना होता है। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी इसमें रूट नहीं बच रहा है। यानी हम 5 को p बट्टा q यानी 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी यह हो गया p बट्टा q के रूप में। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी √25। इसमें परिमेय संख्या √25 है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा है। यानी 2 या 2 से 2 लेंगे या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेंगे और उसका मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने से कटे और एक से कटे, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या भी नहीं है और यह अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो आइए हम 2 को देखते हैं। 2 हमारा अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 जो कटेगा वह 1 से कटेगा और 2 से भी अपने से भी कट जाएगा। उसके बाद 3 भी है अभाज्य संख्या क्योंकि 3 जो है वह 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसमें हमारा 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 4 वह जो है वह 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। यानी वैसी संख्या जिसका गुना सिर्फ 2 ही हो वही होता है हमारा अभाज्य संख्या, यानी यह हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी हमें अभाज्य संख्या का मौसा बताना है कितना होता है। तो हम 2 अभाज्य संख्या 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, इसका हम मौसा निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 का एलसीएम निकालते हैं, यानी 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 × 1 = 2। उसके बाद हम 3 का एलसीएम निकालते हैं, 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 × 1 = 3। उसके बाद 2 का जब हम एलसीएम निकाले तो हमें मिला 2 × 1 और 3 का जब हम एलसीएम निकाले तो हमको मिला 3 × 1। यानी यहाँ पर जोड़ा लग जा रहा है, एक का जोड़ा लग जा रहा है, यानी जो जोड़ा लगता है वही होता है हमारा HCF। यानी HCF कितना हो गया अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या का HCF हो गया 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 2 अभाज्य या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF होता है 1। मौसों को हम लोग HCF कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं 100 और 190 के मौसा एवं लसों का गुणनफल है। यानी हमें 2 संख्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है और 190 दिया हुआ है। उसके मौसा यानी मौसों कहते हैं HCF है और लसों एवं लसों कहते हैं LCM का गुणनफल, यानी लसों और मौसों को गुना करने पर हमें कितना मिलेगा वही हमें बताना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि मौसा गुण्य लसों बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है मौसा गुण्य लसों बराबर है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर है पहली संख्या यानी यह हमारा हो गया पहला संख्या दिया हुआ है 100। उसके बाद यहाँ पर गुना तो लिख देंगे गुना, और यहाँ पर दिया हुआ है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या दिया हुआ है हमारा 190। इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 19 पर 3 × 0। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इधर हम मौसा और लसों का वैल्यू नहीं रखेंगे, इसमें दिया भी नहीं है और हमें ज्ञात भी यही करना है कि मौसा और लसों को गुना करने पर कितना आएगा। तो मौसा और लसों को गुना करने पर कितना आएगा 19 पर 3 × 0। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा 19 पर 3 × 0।
इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है एलसीएम है 2691, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, यानी यह दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91 का एलसीएम दिया हुआ है 182, यानी एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम दिया हुआ है 182, यानी ये 26 और 91 जो दिया हुआ है वह है दो संख्या, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है। तो हमें बताना है कि एचसीएफ है 26 और 91, यानी यह दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। यानी यह 26 से पहली संख्या है और 91 जो दिया हुआ है हमारा दूसरी संख्या है, और इसका एलसीएम दे दिया है 182 दे दिया है। तो हमें बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी लॉसअ गुने मॉसअ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हम सबसे पहले अपना सूत्र लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना सूत्र लिख लिया, मॉसअ गुने लॉसअ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब यहाँ पर हमें मान रखते हैं, यानी मॉसअ को कहते हैं हम लोग एचसीएफ, यानी एचसीएफ का हमें मान ज्ञात करना है। तो मॉसअ का मॉसअ हम रहने देते हैं क्योंकि इसका हमें मान ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर एक गुना तो लिख देंगे गुना, और उसके बाद होता है लॉसअ। तो लॉसअ कितना दिया हुआ है इसका 182 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 182 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहली संख्या, यानी पहली संख्या इसमें कौन है, यहाँ पर एक 26 दिया हुआ है और एक 91 दिया हुआ है। तो एक को हम मान लेंगे पहली संख्या, यानी 26 को मान लेते हैं पहली संख्या। उसके बाद एक गुना तो लिख देंगे गुना, और दूसरी संख्या कितना है इसमें 91, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 91। तो हमें मॉसअ निकालना है, तो मॉसअ को हम इस तरफ रखते हैं, इक्वल की इस तरफ है, यानी मॉसअ इज इक्वल टू हो जाएगा 26 से गुने 91, और यहाँ पर जो देख रहे हैं 182 है वह बराबर के इस बार है गुना में, तो इधर आएगा बराबर उस बार आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी बट्टा के नीचे चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 182। तो इसको हम अगर कट करते हैं, यानी 91 से 182 दो बार में कट हो जाएगा, और 2 से 26 हो जाएगा 13 बार में कट, यानी मॉसअ का वैल्यू हो गया मॉसअ इज इक्वल टू 13 आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा 13। इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा 13। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, यानी हमें बताना है कि द्विघात बहुपद के शून्य कितना है। तो बहुपद के जो शून्यक होता है उसके घात के बराबर होता है, यानी जितना उसका घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। यहाँ पर हमें पूछ रहा है द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद के कितना घात है अधिकतम में, द्वि मतलब 2, यानी कितना घात है इसका, द्विघात का अधिकतम घात 2 है, यानी बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बहुपदों के शून्यकों की संख्या भी 2 ही हो जाएगी, क्योंकि बहुपद के घात के बराबर ही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा होता त्रिघात तो उसका कितना हो जाता शून्यक, उसका कोई शून्यक हो जाता 3, क्योंकि उसका घात 3 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें द्विघात दिया हुआ है इसलिए इसका घात 2 है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 2। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x के शून्यक है, यानी इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 के, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि हमें जोड़ने पर 6 के पहले क्या है प्लस है, यानी जोड़ने पर हमें 5 मिल जाए। ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि उसको गुना करने में 6 मिल जाए, यानी हमें लाना है गुना करने पर 6। तो 6 लाना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो 6 आएगा पहाड़ा में, 1 के पहाड़ा में आएगा 6 बार में, और 2 के पहाड़ा में आएगा 3 बार में, यानी 6 के पहले साइन है प्लस का साइन है, यानी हमें जोड़ने पर लाना है कितना 5 लेकर आना है। तो इस दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी यह हमारा सही नहीं है, यानी हमारा कॉम्बिनेशन यह सही हो जाएगा 2 गुने 3। और हमें लेकर आना है 5 लेकर आना है, लेकिन किस चीज़ में लेकर आना है, माइनस में लेकर आना है, इसलिए हम लोग दोनों पर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, और यहाँ पर हमारा प्लस 6, तो हम लिख देंगे प्लस 6। उसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा x, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, और यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है -2।
इसे यहाँ तो कॉमन हमने ले लिया, फिर अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पर जो साइन होता है वही साइन कॉमन आ जाता है। यहाँ पर है माइनस का साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन। और इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में तो एक्स है ही नहीं, एक्स तो कॉमन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 3 और 6 जो है वह 3 से कट जा रहा है, तो इसलिए 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक बच जा रहा है, एक से एक ले लेंगे। और यहाँ पर हमने माइनस साइन निकाला है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में हो तो ये हो जाएगा माइनस में। और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्या इतना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2। यानी हमारा गुणनखंड हो गया पहले x माइनस 2, और हो गया हमारा गुणनखंड 1 से माइनस 3। तो इसको हम शून्य निकालेंगे, यानी इसको हम अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो इसको आ जाएगा एक से माइनस 2 बराबर 0, तो यह हो जाएगा x बराबर 2, यानी एक शून्य हो गया हमारा 2। उसी तरह अगर हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 उस पर आ जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 3। यानी इस द्विघात बहुपद शून्य हो गया 2 और 3। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 3। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यानी हमें बताना है कि इनमें से, इन चारों में से कौन है जो बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद कौन होता है। बहुपद वह होता है जिसके चर का पावर सिर्फ हमेशा पूर्ण संख्या हो। यानी चर इसमें कौन है, इसमें चर x है, यानी चर का पावर सिर्फ क्या हो, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन कौन होता है, 0 से स्टार्ट होता है और प्लस की तरफ जाता है, 0 1 2 ऐसे ही प्लस में चला जाता है। यह बाटा में नहीं होता है पूर्ण संख्या, और न ही माइनस में होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में -2 है, तो इसमें आप लोग कहिएगा चर नहीं है, नहीं इसमें भी चर है, क्योंकि इसमें x का पावर कितना है, x का पावर 0 है, यानी किसी के पावर 0 का मान होता है 1, यानी इसमें भी x है, यानी इसमें चर क्या है, इसमें चर है x है, और चर का पावर कितना है इसमें 0, यानी ये पूर्ण संख्या है, तो यह है बहुपद हमारा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन बी में, यहाँ पर है x के पावर 3, यानी चर का पावर कितना है, इसमें है 3, इसमें भी 3 आ जाता है पूर्ण संख्या में, यानी यह भी हमारा बहुपद है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं कि x का पावर है 1/2, इसमें हमारा चर क्या है, इसमें हमारा चर है x है, और इसका पावर आ गया है बाटा में, तो बाटा वाला तो हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इसमें नहीं के लिए बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सभी तीनों बहुपद है, यह एक बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो बहुपद दिया हुआ है यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का अधिकतम पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए यह कौन सा बहुपद है, यह है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जितना घात होता है उतना उसका शून्यक होता है, यानी यह है द्विघात बहुपद, इसलिए इसका 2 शून्यक हो जाएगा। तो हम द्विघात बहुपद 2 शून्यक लिखते हैं, एक को लिखते हैं मानते हैं हम अल्फा, और एक को मानते हैं बीटा। और यहाँ पर हमें मूलों का योगफल, शून्यक को ही हम लोग मूल कह सकते हैं, इन मूलों का योगफल, यानी दोनों शून्यकों को हमें क्या करना है, योगफल मतलब जोड़ना है, यानी यह हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर है माइनस तो लिख देंगे माइनस, और b का वैल्यू रखेंगे, तो a स्क्वायर वाला जो होता है वह होता है a, और x वाला होता है वह होता है b का वैल्यू, और बिना x वाला होता है वह होता है हमारा c का वैल्यू। तो ये फॉर्मूला का माइनस हमने लिख दिया। और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू होता है x का गुणा, x का गुणा कितना है, -4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4, 2 साइन एक साथ आया तो इसको हम ब्रैकेट में घेर देते हैं, अपॉन और नीचे है a का वैल्यू कौन होता है, a होता है x स्क्वायर वाला। तो x स्क्वायर के पहले आप लोग कहिएगा कुछ भी नहीं है, नहीं इसके पहले 1 छिपा हुआ रहता है, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम देखेंगे तो यह हो जाएगा -+4 हो जाएगा, और नीचे 1 का वैल्यू तो रहता ही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग में इतना तथा इतना का मतलब हम बताना है कि 2 समीकरण दिया हुआ है, यह दिया हुआ है x + 2y = 5, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 12y = 10। इसको हम लोग मान लेते हैं पहला समीकरण है, और इसको मान लेते हैं हम लोग दूसरा समीकरण। ये 2 समीकरण दिया हुआ है, और हम बताना है कि इन दोनों समीकरण का हल है, एक हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा या अधिक हल होगा, यही हमें बताना है कि समीकरण का कितना हल होगा।
तो हम सबसे पहले इसको हम जांच कर लेते हैं। तो अब हम इस दोनों समीकरणों से हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करते हैं, क्योंकि हल को जांच करने के लिए यही हमारा कंडीशन होता है कि हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो उसके बाद हम उसके हिसाब से बताते हैं कि कितना हल होगा। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं a1/a2, यानी a1 यहाँ पर लिखा हुआ है a1, यानी हम पहले समीकरण में देखेंगे। पहले समीकरण में a का वैल्यू यह हो जाएगा, a का वैल्यू y वाला हो जाएगा b का वैल्यू, और बिना x y वाला हो जाएगा c का वैल्यू। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर है x तो नहीं लिखेंगे, इसके गुणांक लिखा जाता है। x से पहले क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, यानी a1 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन, अब यहाँ पर है a2 मतलब दूसरे समीकरण में देखेंगे। तो दूसरे समीकरण में यह हो गया हमारा a का वैल्यू y वाला हो जाता है b का वैल्यू, और बिना x y वाला हो जाता है c का वैल्यू। तो यहाँ पर हमें a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हम दूसरे समीकरण में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है 2, a2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो लिख देंगे 3, यानी a1/a2 तो निकाल लिया हमने 1/3। उसी तरह अब हम b1/b2 ज्ञात करते हैं। तो b का वैल्यू कौन होता है, y वाला होता है हमारा b का वैल्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यानी हम पहले समीकरण में देखेंगे। पहले समीकरण में b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है b का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 अपॉन, यहाँ पर है b2 यानी 2 लिखा हुआ है, यानी हम दूसरे समीकरण में देखेंगे। दूसरे समीकरण में b का वैल्यू कितना है, y वाला होता है b का वैल्यू, यानी यहाँ पर है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। इसको हम कट करेंगे, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 1/6। तो हमें आगे c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 क्या है, बराबर नहीं है। आगे निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यह दोनों बराबर होता तो हम आगे निकालते। जब a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 का, तो उसका कितना हल होता है, उसका हल होता है एक हल होता है। जब नॉट इक्वल आ जाएगा तो एक हल होगा, और रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, एकल हल यानी एक हल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, एकल हल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। यानी दो समीकरणों का हल अनगिनत हो। अनगिनत कब आता है, जब दोनों रेखाएं संपाती आती है, तभी जाके उसका अनगिनत हल होता है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आश्रित। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, आश्रित। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण एवं का अनंत हल होंगे। यानी यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, यह है हमारा पहला समीकरण है, और यहाँ पर है दूसरा समीकरण, यह है हमारा दूसरा समीकरण है। इसमें हमें के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अनंत हल यानी अनेक हल। अनेक हल कब होते हैं, जब रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है, तो हमारा होता है अनेक हल। तो संपाती आने का कंडीशन हमें मालूम है। उसमें क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और संपाती में बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं। इम्प्लाइड एट यहाँ पर है a1 मतलब यहाँ पर जो इसके इसमें लिखा होगा उसी समीकरण में जाएंगे। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है a1 मतलब हमें पहला समीकरण में a1 का वैल्यू लिखना है। इसमें पहला समीकरण यह है, इसमें हमारा x वाला हो जाता है a का वैल्यू, y वाला हो जाता है b का वैल्यू, और बिना x y वाला हो जाता है c का वैल्यू। यहाँ पर a1 यानी पहले समीकरण में a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो लिख देंगे 2 अपॉन, अब है a2 में यहाँ पर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसके दूसरे समीकरण में जाएंगे। तो दूसरे समीकरण में a का वैल्यू हो जाता है x वाला, a का वैल्यू होता है y वाला हो जाता है b का वैल्यू, और बिना x y वाला हो जाता है c का वैल्यू। a2 को वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 इज इक्वल टू, अब हम निकालेंगे b1/b2। तो b1 यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी हम पहले समीकरण में b का वैल्यू लिखना है। तो b का वैल्यू होता है y वाला, तो b कितना दिया हुआ है, यहाँ पर y के गुणांक दिया हुआ है 3, तो लिख देंगे हम 3 अपॉन, और b2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दूसरे समीकरण में जाएंगे और b का वैल्यू लिखेंगे। तो दूसरा समीकरण ये हमारा यह है, इसमें b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है k, तो यहाँ पर हम लिख देंगे k। तो आगे हमें c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें k का वैल्यू ज्ञात करना था, तो k यहाँ पर हमें i मिल ही गया। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को गुना करेंगे k से, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू,
और इसको गुना करेंगे इससे, यानी ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो इसको 2 से 12 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 12 में कट हो जाएगा, यानी के बराबर हो गया 6 से। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा के का 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 6 से। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म में x + 2y + 3 और 3x + 6y + 9 कैसा है। यानी हम बताना है कि विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, इनमें कोई नहीं। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए हम सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करते हैं। यानी a1 अपॉन a2 पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। a1 यानी यह हो गया हमारा पहला समीकरण है और यह हो गया हमारा दूसरा समीकरण। यहाँ पर लिखा हुआ है a1, यानी a1 मतलब पहले समीकरण में जाएंगे, 1 लिखा हुआ है इसलिए हम पहले समीकरण में जाएंगे और वहाँ पर a का वैल्यू लिखेंगे। a कौन होता है, हमारा x वाला होता है, a का वैल्यू होता है, और y वाला होता है b का वैल्यू होता है, बिना x y वाला होता है c का वैल्यू। a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर a1 की जगह पर x है, लेकिन यहाँ पर कहेंगे आप लोग कुछ भी नहीं है, नहीं यहाँ पर भी दिया हुआ है, क्योंकि x का गुणांक 1 माना जाता है। जब कुछ भी नहीं होता है चर के पहले तो उसका गुणांक 1 होता है। a1 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन और यहाँ पर a2 मतलब दूसरे समीकरण जाएंगे वहाँ पर a का वैल्यू लिखेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा यह है, इसमें a का वैल्यू कौन होता है, a का वैल्यू होता है x वाला, तो यहाँ पर हो गया 3, यानी a1 अपॉन a2 हो गया 1/3। अब हम b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2। यहाँ पर लिखा हुआ है b1 मतलब पहले समीकरण जाएंगे और वहाँ पर b का वैल्यू रखेंगे। तो b का वैल्यू कौन होता है, तो b का वैल्यू होता है y वाला, पहला समीकरण हमारा यह है, इसमें b का वैल्यू y वाला होता है, यानी y का मान कितना है 2 है, तो लिख देंगे 2 अपॉन यहाँ पर है b2 यानी दूसरा समीकरण जाएंगे और वहाँ से b का वैल्यू लिखेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा यह है, यहाँ पर b का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और इसको कट करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यह हो जाएगा 1/3। यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर आ गया, तो हमें एक और भी निकालना पड़ेगा, कौन, c1/c2 भी हमें निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग ज्ञात करते हैं c1/c2। c1 मतलब पहले समीकरण में जाएंगे और c का वैल्यू लिखेंगे। पहले समीकरण में c का वैल्यू है कितना 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 अपॉन c2 मतलब दूसरे समीकरण में जाएंगे और c का वैल्यू लिख देंगे। c का वैल्यू यहाँ पर है 9, लिख देंगे 9, तो ये होगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, इसको काटेंगे तो ये हो गया 1/3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 यानी यह तीनों बराबर है। तो रेखाएं, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा समांतर, यानी जब समांतर होगा तो इसका कितना हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विरोधी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा विरोधी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म में x + y = 10 और x - y = 6 का हल होगा। यानी ये पहला समीकरण है और यह हमारा दूसरा समीकरण है, तो हमें इन दोनों का हल करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को, x + y = 10 और दूसरा समीकरण है हमारा x - y = 6। तो हम इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम x का गुणांक बराबर करते हैं या y का गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पर x का भी गुणांक बराबर है और y का भी गुणांक बराबर है, तो हमें किसी चीज़ से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रहा बात है x या y को कैंसिल करने के लिए, तो हम साइन को चेंज करते हैं कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पर हमें साइन को चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक है, y जो दिया हुआ है वह है प्लस में और y जो दिया हुआ है वह है एक माइनस में, तो यहाँ पर हमें साइन की चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर x को कैंसिल करते हैं तो वहाँ पर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x भी प्लस में है और यहाँ पर भी x प्लस में है, तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। और y को करते हैं तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो हम y को कैंसिल कर देते हैं, या दोनों गुणांक बराबर हो जाएगा कैंसिल, और यह दोनों x है प्लस में, तो यह कितना हो जाएगा 2x = इधर यह दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 10 और 6 हो जाएगा 16। इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी x का वैल्यू होगा x = 8। और इसको हम पहले समीकरण में पुट कर देते हैं या दूसरे समीकरण में, आप दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। तो हम चलो पहले ही समीकरण में पुट कर देते हैं। पहला समीकरण है x + y = 10 दिया हुआ है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 8 और प्लस y को हम लिखते हैं y = 10। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू निकल जाएगा y =
यहाँ पर 8 बराबर किस पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी y का वैल्यू हो गया 2 और x का वैल्यू हो गया 8 है। तो यह कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यह ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। यह हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूलों की प्रकृति, मूलों को आप लोग शून्य भी कह सकते हैं, यानी हमें बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा। मूलों की प्रकृति मतलब आप उसको शून्य भी कह सकते हैं। तो हम बताना है कि जो मूल होगा, यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल होगा क्योंकि 2 घात है। तो बताना है कि वो दोनों मूल आएगा, वह दोनों बराबर आएगा या दोनों अलग अलग आएगा, ऐसा कोई मूल ही नहीं आएगा, यही हमें बताना है। इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले डी का वैल्यू ज्ञात करना होता है। डी यानी विवेचक या विविधकर भी कहते हैं। डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू रखेंगे, बी कौन है, यहाँ पर एक्स वाला होता है वह बी का वैल्यू होता है, स्क्वायर वाला होता है वह ए का वैल्यू होता है, और बिना एक्स वाला होता है वो होता है सी का वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं बी का स्क्वायर। बी कितना है, यहाँ पर है -5, यानी -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 से, और यहाँ पर है माइनस तो -4 है तो 4 है इंटू अब ए का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर गुना कितना है 1 है, यानी ए का वैल्यू है 1 है गुने सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 8, यहाँ पर लिख देंगे 8। इसको सॉल्व करेंगे यानी 25 से माइनस यह हो जाएगा 8 चुके 32, इसको माइनस में करेंगे तो यह हो जाएगा -7, यानी डी का वैल्यू आ गया 0 से कम, यानी जब माइनस में आ जाता है तो हो जाता है 0 से कम। तो जब डी का वैल्यू 0 से कम आता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक नहीं, कोई वास्तविक हल ही नहीं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। यह हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूल बराबर हो तो पी का मान होगा, यानी यह मूल बराबर दिया, मूल को आप लोग शून्य भी कह सकते हैं। मूल क्या हो, बराबर हो। तो मूल कब बराबर होता है, जब डी का वैल्यू जब 0 आ जाता है तो मूल बराबर होता है। इसके पहले हम क्वेश्चन में बताए हुए हैं। तो डी का हम फॉर्मूला लेते हैं, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पुट करते हैं, सबसे पहले जो स्क्वायर वाला होता है वह होता है ए का वैल्यू, जो सिर्फ एक्स वाला होता है वह होता है बी का वैल्यू, और जो बिना एक्स वाला होता है वो होता है सी का वैल्यू। तो पुट करेंगे बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस का माइनस है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 तो 4 है, और ए कौन होता है, स्क्वायर वाला होता है ए, स्क्वायर गुना कितना है पी है, तो यहाँ पर लिख देंगे पी। सी कौन होता है हमारा बिना एक्स वाला, सी का वैल्यू हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट 16 माइनस यह गुना में गुना करेंगे तो 4 3 12 पी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम 16 को इक्वल उस पर भेजते हैं तो यह हो जाएगा -12 पी इज इक्वल टू, प्लस में 16 है बराबर उस पर जाए तो माइनस में 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, पी इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर है -16 तो -16 लिख देते हैं। यहाँ पर जो 12 पी जो दिया हुआ है वह है इसके पी के साथ गुना में, जब बराबर उस पर जाएगा तो ये बटा नहीं चला जाएगा, यह हो जाएगा -12। तो इसको हम कट करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यह 4 से कट करेंगे तो 4 बार में कैंसिल हो गया, और यह 4 से कट करेंगे तो ये होगा 3 बार में, यानी कितना आंसर आ गया 4/3। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4/3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।